तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, यही बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास जो संख्या दे रखी है 6 की पावर n, इस n की जगह मैं ऐसा कौन सा मान रखूँ कि जो भी हमको हल मिले उसका आखिरी वाला अंक 0 हो। कहने का मतलब ये जैसे कि मैं यहाँ पे 1 रखूँगा 6 की जगह, n की जगह 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 6 की घात 1, क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। अगर मैं n की जगह 2 रखूँगा तो क्या मिलेगा 6 की घात 2, 6 की घात 2 क्या होता है 36 होता है। तो देखो ये कहाँ पर समाप्त हो रहा है? अभी तो ये 6 पे समाप्त हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे n की जगह ऐसा कौन सा मान रखे कि ये जो संख्या जो भी आए वो कहाँ समाप्त हो? 0 पर समाप्त हो। ऐसा कौन सा मान रखें? तो बेटा सीधी सी बात है, ये तो हम कौन सा मान रखें कि 0 पर समाप्त हो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 6 की पावर n वाली जो संख्या है ये 0 पर समाप्त होती भी है कि नहीं, है ना। तो देखो अगर ये 0 पर समाप्त होगी, जैसे मान लो इस तरीके से कोई आंसर आएगा 320, देखो 0 पर समाप्त हो रही है। 480 0 पर समाप्त हो रही है। 140 0 पर समाप्त हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है बेटा? हो रही है। तो देखो ये 140 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 गुणित 10 लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। वैसे कि वैसे 320 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 32 गुणित 10, इसको भी मैं 48 गुणित 10 लिख सकता हूँ। आपको कुछ भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताओ ये गुणे में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अगर मैं इस 10 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 से कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 से कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। मतलब ये जो भी संख्या होगी, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या नंबर मिलेंगे बेटा हमको? अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 14 गुणित 2 गुणित 5, अभी मैंने इसके पूरे के अभाज्य गुणनखंड नहीं करे लेकिन थोड़े से करे, 10 के करे, तो क्या मिला हमको 2 गुणित 5। इसके भी अगर मैं 10 के करूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? 2 गुणित 5। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 2 गुणित 5। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो भी संख्या, कोई भी संख्या हुई, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो अगर हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में हमको 1, 2 और 1, 5 तो मिलता ही मिलता है। इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन एक जोड़ा तो इन दोनों का मिलता ही मिलता है। बोलिए मैं आपको उसके अभाज्य गुणनखंड पूरे करके बता दूँ 140 के। देखना आप 2 के पारे से कितने बार जाएगा? 70 बार। 2 के पारे से ये जाएगा 35 बार। 5 के पारे से ये जाएगा 7 बार और 7 के पारे से ये जाएगा 1 बार। तो इसके जब मैंने अभाज्य गुणनखंड करे तो देखो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो देखो ये एक जोड़ा 2 गुणित 5 का मिला कि नहीं मिला हमको, है ना। इसके अलावा भी हमको 2 मिला, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हम क्या कह रहे हैं कि हमको कम से कम एक जोड़ा 2 और 5 का मिलेगा। मतलब जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको 2 और 5 ये दोनों मिलते ही मिलता है। इनका एक जोड़ा तो मिलता ही मिलता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन एक जोड़ा तो मिलता ही मिलता है। तो अब बात करते हैं हम 6 की पावर n के बारे में। क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी? तो अगर 0 पर समाप्त होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 5 आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। देखो अगर ये संख्या 6 की पावर n मतलब 6 की घात n अगर 0 पर समाप्त होती होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए। देखो ये 6 के मैं 6 की पावर n के बारे में मत करो ना मैं, तो 6 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो जब मैंने 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करे तो क्या मिला मुझे? 2 गुणित 3 की पावर n, इस तरीके से मिला। तो क्या मुझे इसके अंदर देखो 2 तो मिल गया लेकिन क्या 5 मिला? क्या नहीं मिला। तो इस 5 के नहीं मिलने की वजह से हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे कि 6 की पावर n जो होती है वो 0 के मतलब किसी n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होती है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी हमको n नहीं मिलेगा जिसका मान हम रखकर 6 की पावर n को 0 पर समाप्त कर दें, है ना। ऐसा कोई भी हमको n नहीं मिलने वाला है, कभी भी नहीं मिलेगा ऐसा n। तो हम इसको लिखेंगे कैसे बेटा? बात आपको समझ में है कि नहीं? वही पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि किसी
प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो मैंने क्या बोला बेटा कि अगर जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 दोनों आते हैं। तो अगर 6 की पावर n भी अगर 0 पर समाप्त हो रही होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। लेकिन जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करे तो अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। 5 के नहीं आने की वजह से हमने क्या बोल दिया कि भैया ऐसी कोई n का ऐसा कोई मान नहीं है जो 6 की घात को 0 पर समाप्त कर दे। आप जब करोगे तो देखो 6 की घात 1 करोगे तो क्या मान मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 की घात 2 करोगे तो क्या मान मिलेगा? 6 की घात 2 करोगे 36 मिलेगा। 6 की घात 3 करोगे तो 216 मिलेगा, है ना। इसके आगे आप और करते जाओगे आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। आप n की जगह कुछ भी मान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी प्राकृत संख्या रख लो। किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n आपको आखिरी में 0 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस 6 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको 2 और 3 का जोड़ा मिला, जबकि हमको जोड़ा किसका चाहिए था? 2 और 5 का। क्योंकि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 तो अवश्य आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला हमको। तो हमने कह दिया कि भैया किसी भी n के लिए जो हमको प्राकृत संख्या दे रहेगी ना, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो उसका कारण मैंने अभी आपको बताया कि उसके अभाज्य गुणनखंड में अपन को 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ 2 मिला, 5 नहीं मिला। तो इसको मैं आपको एक बार लिख के बता रहा हूँ बोर्ड पे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसको अच्छे से आपको बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ। अगर ये नोट करना चाह रहे तो नोट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बोर्ड पर इसको रफ करके लिखूंगा, वो आप बता लेना इसका आंसर क्या है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका आंसर मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या था उसका आंसर? देखो हमसे क्या पूछ रहा था, एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। वो ये बोल रहा था कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है क्या? मतलब 6 की घात n में मतलब n की जगह हम ऐसा कोई अंक रखे कि हमको आंसर जो है वो 0 पर समाप्त होने वाला मिले। ऐसा कोई अंक है क्या? तुमने क्या बोला? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमने बोला था कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको 2 और 5 का जोड़ा मिलता है, मतलब 2 और 5 के जोड़े मिलते हैं। 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए उनके अभाज्य गुणनखंड में। जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, आप कोई सी भी संख्या सोच लो, चेक कर लो, उन जो कोई सी संख्या सोच लो आप, जैसे कि 460 480 490 510, है ना, ये सब कहाँ पर समाप्त हो रही है? 0 पर समाप्त हो रही है। इन सबके जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको 2 और 5 दोनों मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों मिलते हैं। तो अगर ये 0 पर समाप्त होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी हमको क्या मिलने चाहिए? 2 और 5 मिलने चाहिए। लेकिन जब हमने करे तो हमको 2 और 5 नहीं मिले, क्या मिले? 2 और 3 मिले। तो 2 और 3 मिले, 5 नहीं मिलने की वजह से हमने क्या बोल दिया कि भैया किसी भी प्राकृत संख्या मतलब किसी भी n के लिए 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर है मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है कि यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है n, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन जब हमने करके देखे तो हमको मिले नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा होने चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 6 की घात n के जब मैंने अभाज्य गुणनखंड करे तो मुझे क्या मिला? 2 गुणित 3 की पावर n, मतलब 2 और 3 मिले। क्या 5 मिला? क्या नहीं मिला। तो 5 के नहीं मिलने की वजह से हमने क्या बोला? क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 उपस्थित है। अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे में आएगा, क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 तो उपस्थित है किंतु 5 नहीं। अतः ऐसा कोई भी n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त हो जाए। ऐसा कोई भी n नहीं मिलेगा हमको, भले आप रख के थक जाओ, 1 लाख तक रख दो, भले 6 की घात 1 लाख, 1 2 3 4 5 6 रखते जाओ, आपको 0 कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैंने आपको कारण बता दिया है कि भैया अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ 2 मिला, 5 नहीं मिला। 5 के न मिलने की वजह से ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको करके बता दिया।
और देखो इसके अंदर जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करने का एक ही तरीका है, 2 3 6 है ना, तो 2 गुणित 3। मुझे बताओ क्या इसके अलावा और कोई तरीका है अभाज्य गुणनखंड करने का 6 का? तो नहीं है, ये एक अद्वितीय तरीका है। तो इस तरीके के अलावा ऐसा कोई तरीका बचता ही नहीं है कि हम 5 ला सके, क्योंकि एक ही तरीका है अभाज्य गुणनखंड करने का 6 के, इसके अलावा 6 के किसी दूसरे तरीके से अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो बेटा ये सवाल था। इसके सेम टू सेम इसके जो सवाल हमारे पास एक उदाहरण में है ना, हमारे पास उदाहरण में एक सवाल है, वहाँ पे 4 की पावर n दे रखा है, तो आप उसको भी हल कर सकते हो, है ना। वो पूरा सेम टू सेम ऐसे ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की जगह 4 हो जाएगा। तो जब आप 4 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 गुणित 2 मिलेगा। 5 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आप सेम टू सेम ऐसा कैसा सवाल है, संख्या जन करनी खाली, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर n हो जाएगी, और देखो वहाँ पे भी 4 की पावर n हो जाएगी आंसर में। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 की पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणित 2। तो अपन को तो 5 मिला ही नहीं, 2 तो मिल गया। तो जहाँ पे 6 लिखा हुआ वहाँ पे 4 कर लेना, जहाँ पे 3 लिखा हुआ वहाँ पे 2 कर लेना। तो ये सेम टू सेम वो वाला सवाल भी आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। फटाक से इसको नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। इसको नोट कीजिए। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमको बताना है कि ये दोनों संख्या है, इनसे मिलकर जो संख्या बनेगी वो संख्या भाज्य क्यों है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होती है। मैं एक बार यहाँ पे साइड में आपको एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ, डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं बेटा, तो वे संख्या है, इसको आप नोट कर लेना, भले इसको आप नोट कर लेना। वे संख्या है, वे संख्या है जिनमें एक और स्वयं मतलब खुद के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, या फिर वे संख्याएं जो, एक काम कर लो, इसको आप ऐसा लिख दो, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, से भी विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आई? ये पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ मैं, एक बार क्या बहुत बार बता चुका हूँ। तो भाज्य संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको सामने बता दिया कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य नंबरों से भी, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो मेरे को इसके अंदर आपको एक चीज़ बतानी है। आप बचपन में पढ़ के आए, वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। बोर्ड मास के रूल आप बचपन में पढ़ के आए हो। क्या होता है इसका मतलब, आपको याद दिला देता हूँ मैं। मतलब आपके पास अगर मान लो ऐसी कोई संख्या हुई, इस तरह की आपके पास कोई संख्या हुई, तो आप इसको हल्के से करोगे, है ना। इस तरह की आपके पास कोई संख्या हुई तो आप इसको हल्के से करोगे। क्या करोगे, पहले 3 में से 4 घटा दोगे क्या, या फिर इस 3 के अंदर इस 3 को जोड़ दोगे, है क्या करोगे। तो ऐसी संख्याओं को, ऐसे गुणनफल को, या फिर ऐसे चीज़ों को सरल करने का तरीका, हल करने का तरीका वो बोर्ड मास के नियम से होता है। बोर्ड मास क्या बोलता है, बोर्ड मास ये बोलता है कि पहले ब्रैकेट को हल करो, फिर ऑफ मतलब का के की अगर लिखा हुआ हो तो उसको हल करो, अगर उसके बाद में वो नहीं लिखा हो तो उसके बाद आप डिवीजन को हल करो, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन को हल करो, उसके बाद आप ऐड को हल करो, उसके बाद आप सब्सट्रैक्ट को हल करो। कहने का मतलब पहले ये इस टाइप की ब्रैकेट है उसको हल करो, फिर ऑफ मतलब
का के की अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो उसको करो। डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग कॉल करो, उसके बाद ब्रैकेट के बाद का के बाद भाग को हल करो, भाग हल हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणे को हल करो, गुणा हल हो जाए तो एड को हल करो, एड मतलब जोड़ को हल करो, और फिर सब्ट्रैक्ट माइनस को हल करो। ये आपको पता होना चाहिए, लिख लेना आप। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पहले ब्रैकेट है, पहले मैं इसको हल करूँगा। तो 6 दूना 12, ब्रैकेट गायब हो गया, है ना। अब देखो ये मैंने इसको ऐसा कैसे लिख दिया, 5/15 गुणित 3 प्लस 3 माइनस 4। तो अब देखो आप इसके अंदर सब गुणे में भी और प्लस में भी और माइनस में भी है। तो पहले किसको करेंगे, देखो ब्रैकेट हल हो गया है, का के हमारे पास लिखा हुआ है नहीं, तो अब किसको हल करेंगे, हम पहले डिवीजन को हल करेंगे। तो डिवीजन ये रहा 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो देखो 12 गुणित 1/3 गुणित 3 प्लस 3 माइनस 4। देखो ये 1/3 गुणित 3 है ना, ये भाग ही बन जाएगा, मतलब 3/3 बन जाएगा। तो वापस हम इसको हल करेंगे पहले, तो है ना, पहले भाग कॉल करेंगे। तो अब क्या बचेगा, देखो 12 गुणित 1 प्लस 3 माइनस 4। तो अब गुणे कॉल करेंगे पहले, तो 12 गुणित 1 तो क्या हो जाएगा, 12 गुणित 1 12 ही होगा, फिर प्लस 3 माइनस 4, 12 और प्लस 3 कितना होगा, 15 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो ये इस तरीके से सोल्व होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर का के की, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इस तरीके से इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास जो संख्या है, हमारी संख्याओं में सारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन क्या है, देखो ये तो एक ये पूरा गुणा है और एक जोड़ है। मतलब हमारे पास इस संख्या में कितने पद है, तो 2 पद है। कौन कौन से, एक तो ये वाला पद है, और इसको जब हल करेंगे तो जो आएगा वो पद है। तो 2 पद है, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद। ठीक उसी प्रकार इस संख्या के अंदर भी हमारे पास 2 पद है, एक तो ये गुणे वाला पद और एक ये वाला पद। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, पहले गुणे को सोल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उस पर बात करेंगे, है ना। भाज्य संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी है भाज्य संख्याओं की, कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जिसके अंदर एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये भाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये बोर्ड मास का रूल मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे हम। नोट कीजिए इसको। तो बेटा हमको बताना है कि ये दोनों संख्या जो है भाज्य क्यों है ना। तो पहले हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 के बारे में। 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 के बारे में, है ना। और इधर हम बात करेंगे 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 के बारे में। इन दोनों के बारे में हम साथ साथ बात करेंगे। तो देखो ये जो संख्या है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम पहले गुणा करेंगे। पहले मैं इन तीनों का गुणा करूंगा, उसके बाद 13 को इसमें जोड़ूंगा। तो 7 का मैं गुणा 11 में करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 77 हो जाएगा। फिर उसका गुणा 13 में करना है। तो देखो 7 का 21 के 1 हासिल लगे 2, 7 21 और 2 23, फिर 77 ऐसा कैसा आ जाएगा। तो ये हो गया 1, 10 का 0 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा फिर 10। बात समझ में आ रही है। 7 और 3 10 के 0 हासिल लगा 1, और ये फिर हो जाएगा 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10। अब देखो उसके अंदर क्या करना है, हमको 13 जोड़ना है। 13 जोड़ना है तो 1001 के अंदर 13 जोड़ देंगे हम। तो 3 और 1 4, ये एक ऐसा का ऐसे ही, और ये हो जाएगा ये। तो इसका जो हमको हल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ व्यवस्थित तरीके से। इसको जब हमने हल करा तो हमको इसका क्या मिला, 1001 प्लस 13, और 1001 और 13 जुड़ के क्या बनेंगे बेटा, 1001 और 13 जुड़ के बनेंगे। एक काम करो, बराबर लगा लो, क्योंकि बराबर इसके बराबर में ये आंसर आएगा, इसके बराबर में ये आंसर आएगा 1014। ठीक उसी प्रकार उसके बारे में बात करेंगे हम, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे हम, तो 1 गुणित 2 मतलब 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। तो यहाँ तक तो 120 हो गया है ना, और 7 छंग 42। तो मतलब 42 के अंदर 120 से गुणा करना है, मतलब 12 से ही कर रहा हूँ मैं, 0 बाद में लगा दूंगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8, और ये 42 ऐसा कैसे ही। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 के 0 हासिल लगा 1, और 1 0 पहले का ये लगा दिया हमने। तो ये आ जाएगा 50 40, इसका गुणनफल आ जाएगा। और इसके साथ में प्लस करके 5 जोड़ना आपको, तो जोड़ दो 5,
तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, दोनों जुड़ के ये हो जाएगा 5045। तो हमको जो दो संख्या दे रखी थी उसने, वो हमसे पूछ रहा था कि बताओ ये वाली संख्या और ये वाली संख्या भाज्य क्यों है। तो मैंने आपको क्या बताया, वे संख्याएं जिनमें या फिर जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो इसका अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, इस संख्या का मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो देखो कैसे जाएगा, 2 के पास चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, 2 5 10 0 7 2 7 14, ठीक है। देखो 3 के पास चल जाएगा, आप 3 एकम 3, 2 इसको दिए 3 छंग 18 है ना, 2 इसको दिए 3 नम 27। अब देखो 13 के पास से भी चल जाएगा, फिर 13 से चल जाएगा एक बार। इसके बारे में बात करूँगा मैं तो 5045 है ना, 5 के पास चल जाएगा ये 5045। तो 5 के पास चल जाएगा, 5 एकम 5 0 से कैसे इसे ही 5 नम 45, ठीक है। अब देखो किसके पास जाएगा ये, 5 एकम 5 0 से कैसे 5 नम 45। तो अब किसके पास से जाएगा ये, तो 109 किसी के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं आते शायद, 109 किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो ये 109 ही आ जाएगा। अरे कुछ गलती कर दी मैंने, एक मिनट वेट। देखो 5 एकम 5 0 ऐसा कैसे ही, 4 में 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, भाग निकाल उसकी 0, फिर हम दो अंक ले लेंगे तो 5 नम 45, तो ये हो जाएगा 1009। तो बताओ 1009 किसी के पहाड़े में आता है क्या, तो मुझे नहीं लगता कि 1009 किसी के पहाड़े में आता है। तो 1009 जो है वो इसके पहाड़े में आएगा क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि 1009 मतलब ये जो है 5045 जो है वो खुद से तो भाग चल जाएगा, इसके अंदर 1 से भी चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर 2 और नंबर है जिनसे भाग चला जाएगा ये, ठीक। उसी प्रकार 1014 जो है उसके अंदर 1 से तो भाग चले जाएगा और खुद से भी चला जाएगा, लेकिन 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 13 से भी चल जाएगा और मतलब 13 से भी चल जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब इसके गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होते हैं, तो गुणनखंड में संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। मतलब ये सभी संख्या इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक भाज्य संख्या है। अगर ये संख्या है इसको विभाजित कर रही है तो ये भाज्य संख्या है, ठीक। उसी प्रकार ये संख्या इसको विभाजित कर रही है तो ये भी एक भाज्य संख्या है। तो हमने बता दिया कि 5045 और 1014 भाज्य क्यों है। क्यों भाज्य है, क्योंकि ये और ये इन दोनों में एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से ये भाग चला जाता है। तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ बोर्ड पे, इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो रफ में, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे नोट करेंगे इसको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर को किस तरीके से लिखना है ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख के बता दिया है। इसके जो पीछे का जो काम था, इसको जो हल करने वाला काम था वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, है ना, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। आप अगर चाहो तो वो हल करने वाला काम यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, मेरे बोर्ड पे जगह भी नहीं थी। तो आप क्या करना, इसका जो गुणनफल जो था वो लिख देना। इसका गुणनफल आएगा 1000, क्या आएगा बेटा, इसका गुणनफल आएगा 1001 प्लस 13, बात समझ आ रही है। इसका गुणनफल क्या आएगा 5040 प्लस 5। तो आप ये लाइन के बाद नीचे एक लाइन और लिख देना, बराबर करके क्या लिखोगे 1014 और 5045। उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर नहीं लिखना आपको वो एक काम करो, मत लिखो कहाँ पर लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, पूरी प्रोसेस वापस वो जो पहले बताया वो बताना पड़ेगा। अब एक काम करो, इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे उतार लेना। क्या करना है, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 प्लस 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 को हमने जब हल करा था तो आपको पता है पिछले रफ्तार में मैंने हल करा था, कैसे करा था वो बताया था। हल करने पर क्रमश का मतलब क्रम से इसका आंसर वो और उसका आंसर वो प्राप्त होते हैं, एवं 1014 और 5045 दोनों भाज्य संख्याएं। तो क्यों है, क्योंकि 1014 और 5045 एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। मैंने आपको उनके गुणनखंड करके बताए थे, अभाज्य गुणनखंड करके बताए थे। और गुणनखंड क्या होते हैं, तो गुणनखंड वे संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। इसके भी मैंने करके बताए थे, उसके भी करके बताए थे। तो इनके गुणनखंड इनको विभाजित करेंगे, इनके गुणनखंड भी इनको विभाजित करेंगे, तो मतलब ये एक और खुद के अलावा दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आखिरी क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद बात करते हैं उसके बारे में। नोट कीजिए।